अगर आपको याद हो, सो जनवरी 25 का सीए इंटर का जो रिजल्ट था उसमें ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज था 14%, जो कि एक बेस्ट पासिंग परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। सो आईसीएआई ने अभी कुछ अटेम्प्ट्स से स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स के लिए वेबिनार्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए। सो बीओएस पोर्टल पर ही आपको वेबिनार्स मिल जाएंगे जो कि आप लाइव अटेंड कर सकते हो। Many a times, what may happen is that question doesn't have complete clarity. So you are required to take assumptions. But if you are taking that assumptions, it's not necessary that that's the only assumption possible. Yeah, maybe 3 assumptions are possible, because of which 3 answers will be correct. But till the time we don't get to know, let's suppose if I am the examiner, as to what assumption you have taken, how will I know whether your answer is correct or not? और इवन वो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर भी अपने आईसीआई के सीए ट्यूब के नाम से जो चैनल है वहां पर अपलोड किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप ये पूरे लेक्चर्स को खुद से अटेंड कर सकते हो, लेकिन मेजर बच्चों के पास अभी टाइम नहीं रहता है। सो ये लेक्चर्स अप्रोक्स अगर आप देखने जाओगे, सो इन एग्रीगेट 15 to 20 आवर्स के आपको वेबिनार्स मिल जाएंगे। सो आपको इतना टाइम नहीं रहता है, इसीलिए मैंने बैठकर खुद इन लेक्चर्स को, इन वेबिनार्स को अटेंड करा है और आपके लिए कुछ समरी की पॉइंटर्स जो है वो मैंने तैयार कर लिए। अब इन मेन पॉइंटर्स में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो स्पेसिफिक आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आईसीआई में बच्चे बहुत रिपीटेटिव मिस्टेक्स करते हैं, जिन सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं और बहुत अच्छे पेपर हमारे जाते हैं। फिर हमको लगता है कि यार नंबर क्यों नहीं मिले, नंबर कहाँ कट गए, तो वो नंबर इन वजह से कटते हैं। और स्पेसिफिक इस अटेम्प्ट के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए, उसके लिए हिंट्स भी दी जाती है। तो वो सारी कवर करके एक होलसम वीडियो जो है मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ। सो अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो जो है मैंने बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप आगे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो आपका काम ये कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपको आगे ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपको हिट करके रखना है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में कि उन्होंने सबसे पहली जो चीज कवर करी कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। सो कुछ चैप्टर्स जो अलग से रहते हैं वो तो रहते ही, बहुत सारे इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स में हम क्या रहता है, जैसे एस 14 हो गया, वो चैप्टर नंबर 13 अमालगमेशन के साथ लिंक्ड है। सो अगर आप एक एस छोड़ के जा रहे हो तो फिर आप दूसरा करके जा रहे हो, सो मतलब आप हाफ हाफ करके जा रहे हो। तो अगर आप कोई एस छोड़ना चाहते हो तो पूरी तरह से छोड़ो, अगर कर रहे हो तब भी पूरी तरीके से करो। हाफ हाफ वाली सिचुएशन में करोगे कि एस 14 नहीं करा और चैप्टर नंबर 13 कर लिया, सो आपको जो नंबर है वो पूरे नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो रहेगी वो अच्छे से नहीं मिलेगी। सो उनका मतलब ये था। साथ ही में उन्होंने बोला है कि शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के लिए जो हम यूज करते हैं वो आपको फॉलो करना है। स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स के लिए याद रखना है आपको, जैसे चैप्टर नंबर 12 में यूज करना है, चैप्टर नंबर 13 में यूज करना है जैसे बायबैक वाला, फिर अमालगमेशन में यूज करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में यूज करना है, जो कि चैप्टर नंबर 14। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का कुछ भी फॉर्मेट हो भले। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में अगर कुछ फॉर्मेट दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हम सेम कॉपी करते हैं, पर आपको शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से जो डिवीजन 1 में दे रखा है वही फॉलो करते हुए चलना है। अब जो भी हमारे अमेंडमेंट्स आते हैं, सो अक्टूबर 24 तक जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो हमारी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट रहते हैं। सो वो सारे अमेंडमेंट्स जो है वो आपको कवर करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन अमेंडमेंट्स में से ही पूछे जाते हैं और आपके आंसर्स में अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्ट होते ही नहीं है। अमालगमेशन चैप्टर में हम देख रहे हैं कि परचेज कंसिडरेशन का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है वहां पर मेजर बच्चों को दिक्कत आती है। सो वो बहुत सारा लोगों के आंसर शीट में वो क्वेश्चन जो रहता है उतना वाला पार्ट गलत हो जाता है। और अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है अमालगमेशन वाला चैप्टर, ठीक है। एक इन द केस ऑफ परचेज हो जाता है, एक इन द केस ऑफ मर्जर हो जाता है, और एक अमालगमेशन रहता है। सो अब मर्जर कब कंसीडर करते हैं उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। अब ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है ये। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी याद होने चाहिए, साथ ही में अमालगमेशन के कुछ प्रोविजंस भी उस चैप्टर के लिए यूज होते हैं। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर आप करने जा रहे हो तो अमालगमेशन के भी कुछ प्रोविजंस का आइडिया आपको होना चाहिए पहले से। अब उन्होंने एक चीज पर और बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि आपको लॉ का तो पता है कि आंसर राइटिंग पैटर्न क्या रहता है, लेकिन अकाउंट्स का भी एक आंसर राइटिंग पैटर्न होता है जिसको मेजर लोग फॉलो ही नहीं करते। सो क्या होता है कि अगर कोई प्रैक्टिकल है सो हम उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करके आ जाते हैं, आगे पीछे हम कुछ भी नहीं लिख रहे। अगर कोई थ्योरी बेस्ड एएस है सो हम उसमें सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट ही सॉल्व करके आते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि आंसर राइटिंग पैटर्न में आपको फॉलो करना है। सबसे पहले प्रोविजन, सो जो भी एएस उसमें एप्लीकेबल होगा आप ऐसा लिखोगे एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एएस 13 लाइक। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से प्रोविजन ये चीज कहना चाह रहा है। फिर प्रैक्टिकल पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि जो भी आंसर में आपका 2-3 लाइन का कंक्लूजन बन रहा है वो आपको लिखना है। अब जैसे कि हमको पता है कि एज जो रहता है वो 55 to 60% ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस हमारा कवर करता है।
सो हमको एएस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऑलमोस्ट जितने भी एएस है वो सारे कवर करते हुए चलना है, लेकिन ब्रांच जैसे कुछ चैप्टर्स मैं बोलूंगी जो कि बहुत ज्यादा लेंथी रहते हैं, टाइम कवरिंग रहते हैं, और इवन उसमें जो परसेंटेज हमको मिलता है नंबर का, सो 5 से 10% का अगर बीच के क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, सो 5 से 10 नंबर के लिए इतनी मेहनत करना, बेसिकली 6 नंबर का क्वेश्चन ब्रांच का हमको मिलता है, उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना, तो मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि हम उसको छोड़ सकते हो, और बाकी जो एस वगैरह उस पर ज्यादा अगर हम टाइम दे देंगे तो वो हमको इन रिटर्न ज्यादा वैल्यू लाकर प्रोवाइड करता है। और यही सारी चीजें जो है मैं आपको इंडिविजुअली भी समझाती हूँ कि कैसे स्मार्टली अपनी प्रिपरेशंस को प्लान कर सकते हो। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी May 25 एग्जाम्स को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाए, और एक आपको पर्सनल मेंटरशिप मिसिंग लग रही है कि यार गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सो आप इस जो फॉर्म को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस फॉर्म को फिल कर कर एनरोल कर सकते हो एंड मेंटरशिप के लिए, जहां पर पर्सनली मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही में इस टाइम के हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लान आपको सूट होगा, वही सब चीजें मैं आपके साथ कनेक्टेड रह के खुद आपको समझाने वाली हूँ। सो आप डेफिनेटली उस फॉर्म को फिल करके अगर आप सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक के किसी भी लेवल में, और आपका आगे आने वाले 2-3 अटेम्प्ट्स में से आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, सभी अटेम्प्ट्स के लिए ये वाला फॉर्म जो रहता है वो एलिजिबल हो जाएगा। अब एक चीज उन्होंने बताई कि बहुत सारे लोग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इररिलेवेंट डिटेल्स लिख रहे हैं, मतलब जैसे ही कोई क्वेश्चन आया और हमको लग रहा है कि हमको इसका आता है आंसर, तो जितना पूछा हुआ है उससे ज्यादा लिख कर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से आपका पूछा गया क्वेश्चन, और सिर्फ ऑपरेटिंग डिटेल्स के लिए आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछा गया, लेकिन आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी बता रहे हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाला भी बता रहे हो, तो सब कुछ लिख के नहीं आना है, जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर कभी भी नहीं मिलते, और इसी वजह से शायद पेपर में टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको दिक्कत पड़ जाती है। देन उन्होंने बताया कि कॉमन मिस्टेक, जहां पर बहुत सारे लोग ये कॉमन मिस्टेक कमिट करके आ रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, सो आपको अच्छे से प्रोविजन पता है, आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी पता है, लेकिन स्टिल नंबर नहीं मिलते क्योंकि आप अमाउंट कैरी फॉरवर्ड गलत लिखते हो। तो हम क्या लिखते हैं कि जो भी अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसमें अगर एक भी डिजिट गलत हो गई, तो सब कुछ आते हुए भी फिर हमको नंबर नहीं मिलते। तो ये सिली मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है, और इसी के लिए हमको एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट जो है वो देना चाहिए। अब उन्होंने एक चीज बोली कि अगर आपको एएस का नेम जो है वो नंबर के साथ नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है कि AS2 जैसे इन्वेंट्रीज है, तो आप भले ही मत लिखो कि कौन सा एएस, आप लिख दो एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्ट। लेकिन अगर आपको सही पता है तभी आप लिखो, क्योंकि गलत लिखने के नंबर जो है वो काटे जाएंगे। सो आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन किस एएस में से पूछा गया है, तो आप मत लिख के आना, वो एक बार को चल जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत लिखा तो वो वहां पर नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और उन्होंने एक और क्वेश्चन भी पूछा था इन्वेंट्री से रिलेटेड, मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उसको कंसिडर कर लिया गया ऐसा स्क्रैप या फिर ऐसा वेस्ट, सो यहाँ पर जो वैल्यूएशन की मेथड लगेगी वो कौन सी लगेगी? सो ए ऑप्शन है कॉस्ट, बी ऑप्शन है कॉस्ट, या फिर एनआरवी, विचएवर इज लोअर, बी के उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा सो 0, और डी ऑप्शन है कि एनआरवी पर। सो इसमें से जो बेस्ट मेथड यूज होती है वो नहीं लिखनी है, जो अप्रोप्रिएट मेथड है वो हमको चूज करनी है। सो आपके हिसाब से कौन सी यूज होती है और कौन सा एस यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, वो दोनों चीजें आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। फिर उन्होंने बोला कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम एक क्वेश्चन के लिए जैसे 2 अप्रोचेस हमको लगती है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी अप्रोच से करें। सो आप अजम्पशन लिखकर अपना जो है वो आंसर सॉल्व कर सकते हो। वो अजम्पशंस के भी नंबर दिए जाते हैं, और सजेस्टेड आंसर शीट में बहुत सी बार 2-3 टाइप के अलग अलग सजेस्टेड आंसर्स होते हैं। सो अगर आपने अप्रोप्रिएट अजम्पशन लिखा और उस हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो आपको पूरा नंबर जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन ये अजम्पशन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आना चाहिए। सो अगर आईसीए मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो और आईसीए मटेरियल के हिसाब से कोई मेथड आपने यूज कर रही है, सो ये अजम्पशन को जो है कंसिडर किया जाता है। सो आप डेफिनेटली अजम्पशंस लिखे, वर्किंग नोट्स प्रॉपर फॉर्म से बनाने हैं क्योंकि वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं। सो वर्किंग नोट्स को भी इग्नोर नहीं करना होता है। फिर एक और चीज के उन्होंने क्वेश्चन की सीक्वेंस के लिए बोला है कि क्वेश्चन की सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो सब पार्ट्स की सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना था। सब पार्ट्स जो है वो एक क्वेश्चन के एक साथ आपको सॉल्व करने रहते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे आपको और कौन सा सब्जेक्ट के लिए ऐसी वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए या फिर कोई और वीडियो चाहिए, सो वो सभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में पर्सनल गाइडेंस के लिए वो फॉर्म फिल करना बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।